दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। आज मैं बराकर नदी के तट पर खड़ा हूँ। पीछे जलराशि का विस्तार आप देख रहे हैं और कल कल करती लहरें एक मधुर संगीत पैदा कर रही हैं। मेरे पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस खूबसूरत वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही हैं। पश्चिम में पेड़ों की झुरमुटों के बीच से सूरज ओझल होने को है और ऊपर खुला आसमान। आज मैंने सोचा कि आज आपसे खुले आसमान के नीचे बात करूं। चार दीवारियों से बाहर निकलकर आपसे बात करने का मन किया आज, तो मैं आ गया हूं और आज मैं पूरी तरह से आज़ाद लग रहा हूं। खुले वातावरण में हूं, ना यहाँ कोई बंदिश नहीं है, यहाँ कोई स्क्रिप्ट की बंदिश भी नहीं है। आज मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आज सीधे आपसे हमें रूबरू बात करनी है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। आप सभी मतदान कर रहे हैं। अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है। मुझे भी वोट करना है। मैं भी एक नागरिक हूँ, पत्रकार भी हूँ, तो एक नागरिक तो जरूर हूँ। तो अभी मैंने पिछला एक वीडियो डाला था धनबाद के चुनाव के मद्देनज़र। उसका शीर्षक था धनबाद में ढुल्लू या अनुपमा। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कई मित्रों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपने सब तो दिया, सब कुछ बताया, परिस्थितियां बताई आपने, लेकिन आपने अपनी राय नहीं जाहिर की कि आखिर धनबाद में होने क्या जा रहा है। आपने स्पष्ट कुछ नहीं बताया है। तो आज मुझे लगा कि चलते हैं खुले आसमान के नीचे, प्रकृति के बीच पहुंचकर कुछ खुले मन से बातें की जाए। दरअसल धनबाद का मामला हो या और कहीं देश के किसी लोकसभा क्षेत्र का मामला हो, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें कुछ पहलुओं पर विचार करनी चाहिए। वोट हम डालने जाते हैं क्यों? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हमारे एक वोट से सरकार चुनी जाती है जो दिल्ली की सत्ता पर नसीन होती है, बैठती है। तो जब हम अपनी सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं तो हमें उसके पहले हमें सोचना होगा, क्योंकि हम जब बाजार में एक आलू खरीदने जाते हैं तो उस आलू को भी हम चारों तरफ टटोल कर, उसे घुमा कर, देख कर, परख कर, तब हम उस आलू को खरीदते हैं। तो हमें तक सरकार चुननी है और सरकार हमारे वर्तमान और भविष्य की नियंता होती है। वो सरकारें तय करती हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों को अस्पताल कैसे मिलेंगे, हमारे बच्चों को समाज कैसा मिलेगा। यह सरकारें तय करती हैं। यह सरकार तय करती हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे की शिक्षा कितनी खर्चीली होगी या कितनी कम खर्चे में हम बच्चे को पढ़ा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए सरकार जब हम चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें कई पहलुओं पर विचार करना होता है। और पूरे देश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हम सभी ने देखा और परखा, और आज हमें एक मौका मिला है कि उस 10 साल के अपने अनुभव के आधार पर जाकर मतदान करें, या तो इस सरकार के पक्ष में या तो इस सरकार के खिलाफ। हमें कई पहलुओं को पर गौर करना है कि आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। इस 10 वर्षों में इस देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं या लगातार घटित हो रही हैं जिससे हमारे देश के लोकतंत्र पर खतरा बताया जाने लगा है। हमारे संविधान को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। आज़ादी के 75 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन देश में तानाशाही शब्द का इस्तेमाल खूब हो रहा है। लोग आशंकाओं में जी रहे हैं। तो इस घड़ी में यह फैसले की घड़ी है कि आप इन आशंकाओं से सहमत हैं या असहमत हैं। यदि आप सहमत हैं तो आपको अपना रास्ता चुनना है, और यदि आप इन स्थापनाओं से, इन शंकाओं से, इन संशय से
यदि आप सहमत नहीं हैं तो आपको अपना पक्ष चुनना है। बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। धनबाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 3 बार से जीतती आई है। उनके उम्मीदवार पीएन सिंह पिछली बार प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी से ढुल्लू महतो मैदान में है, और इधर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की अनुपमा सिंह मैदान में है। जैसा कि 2019 में हमने देखा था कि एक लहर चल रही थी पूरे देश में, एक मोदी की लहर थी, मोदी के नाम की लहर थी। इस लहर पैदा होने के पीछे कुछ कारण थे। इस कारण में प्रमुख कारण को बताया जाता है पुलवामा में हमारे जवानों का शहीद होना। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, भावनात्मक मुद्दा बन गया, और उस भावनात्मक मुद्दे को एक लहर में बदल दिया गया, और तब भारतीय जनता पार्टी केवल धनबाद में नहीं पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आई। लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है, न तो पूरे देश में और न धनबाद में। यहाँ केवल अब इस बार बहुत कई चुनावों के बाद यह पहला मौका आया है, लोगों की बुनियादी सवाल पर बात हो रही है, रोजगार के सवाल पर बातें हो रही हैं, महंगाई के सवाल पर बातें हो रही हैं, सुरक्षा के सवाल पर बातें हो रही हैं, स्वास्थ्य के सवाल पर बातें हो रही हैं, और लोगों के सामने अब यही मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर लोग तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। एक राम मंदिर का मुद्दा था, पिछले साल राम मंदिर अयोध्या में बन गया। अब लोगों को लगता है कि मंदिर तो बन गया, अब हम करें क्या। अब हमारे सामने रोटी का सवाल सबसे ज़रूरी सवाल है, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले यह सबसे बड़ा सवाल है, हमें अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले यह हमारे लिए बुनियादी सवाल है। तो इस सवाल पर लोग सोच रहे हैं। तो धनबाद भी इससे अछूता नहीं है, धनबाद में भी ये सोचा जा रहा है। लेकिन धनबाद में इससे अलग हटकर एक नई चीज़ इस बार चल पड़ी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर हुआ करते थे, ये आज भी पूरे बाकी लोकसभा क्षेत्रों में हैं, वे इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से छिटकते हुए दिख रहे हैं, और वे निश्चित रूप से छिटक कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जा रहे हैं। इसके कारण और भी कई हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण बताया जाता है कि ढुल्लू महतो उन्हें पसंद नहीं है। ढुल्लू महतो क्यों पसंद नहीं है, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इस बात पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन यहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें किधर जा रही हैं। धनबाद के जो राजपूत मतदाता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बोकारो, जिसमें धनबाद, जिसमें निरसा, जिसमें झरिया, जिसमें सिंदरी और जिसमें चंदन क्यारी, ये इतने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों के तमाम पूरे लोकसभा क्षेत्र के राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कायस्थ मतदाता भी नाराज हैं, ब्राह्मण मतदाता भी नाराज बताए जाते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि भूमिहार मतदाताओं में 60-40 का रेशियो हो गया है, कि 60% जो है वो भाजपा के साथ इस बार नहीं जा रहे हैं। तो अगर इस गणित को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, और नुकसान की भरपाई वो कहाँ से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को यदि आप समझेंगे, गहराई से आप इसका विश्लेषण करेंगे, तो आप एक दिशा समझ पाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते मेरा यह काम केवल इतना है कि आपको परिस्थितियां बता देना, परिस्थितियों से आपको अवगत करा देना। लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि कौन यहाँ से जीतने जा रहा है और कौन हारने जा रहा है। परिस्थितियों का विश्लेषण करें और आप निर्णय ले सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि पत्रकारों का भी एक अपना पक्ष होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी एक नागरिक होता है, उसे भी वोट डालना है, उसकी भी एक राजनीतिक समझदारी होती है। इसके बावजूद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप परिस्थिति का विश्लेषण करें और देखें कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मुझसे अगर आप स्पष्ट रूप से मेरी राय जानना चाहेंगे, तो मेरी राय तो यही है, एक नागरिक के तौर पर
कि हमें हमेशा भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना चाहिए। हमारे समाज की गंगा जमुनी संस्कृति बची रहे, हम मिलजुल कर समाज में रहें, हमें इसे बचाने के लिए काम करना है। चाहे वो आपको वोट देना हो या आपको और भी कुछ काम करना हो, तो हमेशा आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि हमें देश के लिए, और देश का मतलब कोई एक नेता नहीं होता है, कोई एक सरकार नहीं होती है। देश का मतलब ये हमारी जनसंख्या जो पूरे देश की 140 करोड़ है, उस 140 करोड़ हमारा एक देश है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें हमेशा लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए चुनाव में वोट करना चाहिए, या और भी कोई आप जो काम करते हैं करना चाहिए। तो फिलहाल बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।